जब आप काम करना बंद कर देते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए रिटायर यंग रिटायर रिच का अगली सीरीज में इस वीडियो विश्लेषण के माध्यम से आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करते हुए मेरा रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो विश्लेषण का मेरे साथ आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग कहते हैं कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और 401k में निवेश करो, वे 50% पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जब आप रिटायर हो जाते हैं और अपने 401k प्लान से पैसे निकालते हैं तो इस पैसे पर भी अर्जित आमदनी वाली दर से टैक्स लगता है, या जैसा मेरे अमीर डैडी इसे कहते थे 50% पैसा। बचत पर ब्याज और बचत पर ब्याज पर भी अर्जित आमदनी की दर से ही टैक्स लगता है। कई लोग कहते हैं मुझे तो लगातार काम करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी सोशल सिक्योरिटी से होने वाली आमदनी में मेरा खर्च नहीं चल पाएगा। जिस पल व्यक्ति सोशल सिक्योरिटी की आमदनी के अलावा अर्जित आमदनी के लिए भी काम करने लगता है, सरकार न सिर्फ आपकी अर्जित आमदनी पर टैक्स लगाती है बल्कि यह अक्सर सोशल सिक्योरिटी के भुगतान को भी कम कर देती है। एक सेकंड दोस्तों, नोटिफिकेशन आ रहा है, उसको बंद कर लेता हूँ कि आप लोगों को डिस्टर्ब न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कम कर देती है क्योंकि जब आप नौकरी करने लगते हैं, जब मेरे अमीर डैडी ने कहा था ज़्यादातर लोग गरीब बनने की योजना बनाते हैं। कैसे दोस्तों गरीब बनाने की योजना बनाते हैं, इस पुस्तक में आगे बताते हैं रॉबर्ट। तो उन्हें मालूम था कि वे क्या कर रहे हैं। वे रिटायरमेंट के बाद होने वाली अर्जित आमदनी के बारे में सरकार के नियम को जानते थे। अगर आप गरीब नहीं हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो सरकार आपकी मदद नहीं करेगी। इसलिए कई रिटायर्ड लोगों को यही बेहतर लगता है कि वे गरीब बने रहें और टैक्स बचाने के लिए नौकरी न करें। सबक यह है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और 401k में निवेश करो जैसे शब्द बहुत धीमे हैं क्योंकि इस कारण आपको बहुत धीमी वित्तीय योजना मिलती है। हालांकि अगर आप इन शब्दों को अपनी वित्तीय योजना में रखने का चुनाव करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद होने वाली आमदनी में हर साल लगभग $1 लाख से $10 लाख के धनवान स्तर तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। लेकिन यही शब्द ज़्यादातर मामलों में आपको आमदनी के अमीर और बेहद अमीर स्तर तक नहीं पहुंचने देंगे। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, अमीर बनने के लिए बहुत सा पैसा ही काफ़ी नहीं होता है। अमीर लोग अलग किस्म के शब्दों का प्रयोग करते हैं। दे यूज डिफरेंट एंड वैरायटी ऑफ वर्ड्स, और वे शब्द जीवन के अलग अलग अनुभवों में उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। याद रखिएगा, आप जैसा शब्द बोलते हैं वैसा ही आपके विचार होते हैं और जैसा आपके विचार हैं उसी तरह का आपका कर्म होगा। और मेरे दोस्तों, ये कहने में मैं जरा सा भी संकोच नहीं करूँगा क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे आप भी जानते हैं वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। तो यही बोलते हैं कि जैसे यह सीखना है कि पैसे बचाने के बजाय पूंजी कैसे उगाई जाए। दूसरे शब्द हैं इसके लिए। क्या शब्द हैं? धीमे शब्द, तेज शब्द। पैसे बचाओ और तेज शब्द है पैसे बनाओ। अमीर डैडी की सलाह थी कि ज़्यादातर लोगों को पैसे बचाना सीखना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद कभी पैसे नहीं बचाए। उन्होंने कहा था पैसे बचाने पर ध्यान केंद्रित करने से मेरा बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और पैसे बचाने में पर्याप्त लीवरेज नहीं होता है। अमीर डैडी ने यह भी कहा था ज़्यादातर लोग जो पैसा बचाते हैं वह टैक्स के बाद मिलने वाला पैसा होता है। इसका मतलब है कि $10 की बचत करने के लिए आपको पहले $20 कमाने होंगे क्योंकि यह अर्जित आमदनी यानी 50% पैसा है। इसके अलावा आपको अपनी बचत पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी उचित टैक्स देना पड़ेगा। पैसे बचाने पर ध्यान
केंद्रित करने के बजाय अमीर डैडी ने जिंदगी भर पैसे बनाने का प्रशिक्षण लिया। वे कहते थे, अगर तुम जानते हो कि बिजनेस कैसे बनाया जाता है और धन का निवेश कैसे किया जाता है तो तुम इतना ज़्यादा पैसे बना सकते हो कि तुम्हारा और तुम्हारी समस्या बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगी। जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो बचत के बजाय तुम्हारे बैंक में बहुत ज़्यादा नकदी जमा हो जाता है। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, दोस्तों ये भी रॉबर्ट कियोसाकी की एक ज़बरदस्त पुस्तक है। इसमें जीवन से रिलेटेड और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी चीज़ को बताया गया है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, अपने जितने सारे हमारे मित्र हैं जो हमें इस चैनल पर सुनते हैं और वीडियो विश्लेषण देखते हैं, वो ज़रूर रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग को देखें, जहाँ भी मिले यूट्यूब पे। मेरे ख्याल से अवेलेबल किसी का भी है, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ से मेरा मानना यही है कि हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको अगर वैल्यू कहीं से मिलता हो, अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो भी कोई और प्रोवाइड करता है, फिर भी वैल्यू जहाँ से मिले आप उस वैल्यू को ज़रूर लीजिए, क्योंकि आज का ज़माना जो है इन्फॉर्मेशन का ज़माना है और आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन होगा आप उतना ही सशक्त होंगे दोस्तों। और ये पुस्तक आप लोगों को हर तरीके का इन्वेस्टिंग कैसे करना है, आप जब अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं उससे कैसे आपको निजात पाना है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा में मोड़ना है, सारे के सारे बातों को विस्तार से बताया गया है रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। तो इसको ज़रूर पढ़िए और इसको सुनिए। उसका ऑडियो बुक है। मैंने पैसे की 2 तरह की समस्याओं के बारे में लिखा था, पर्याप्त पैसा न होना और बहुत ज़्यादा पैसा होना। ज़्यादातर लोग सिर्फ पहली समस्या के बारे में जानते हैं, यानी पर्याप्त पैसा न होने की समस्या। इन लोगों को निश्चित रूप से पैसा बचाना सीखना चाहिए। मेरे अमीर डैडी की वित्तीय योजना का लक्ष्य बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था। एक सेकंड दोस्तों, उनकी समस्या यह थी कि उनके बचत खाते में बहुत सारा पैसा आराम करता रहता था और वे लगातार निवेशों को तलाश करते रहते थे जिनमें वे अपना अतिरिक्त पैसा लगा सकें। उनकी वास्तविकता या संदर्भ यह था कि दुनिया में पैसे की प्रचुरता है। मेरे गरीब डैडी की वास्तविकता यह थी कि दुनिया में पैसे की कमी है और इसलिए वे पैसा बचाने की कोशिश में जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। पैसे के लिए काम करने और पैसे बनाने में क्या फ़र्क है? अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि मैंने अपने गरीब डैडी की बात को शब्द सच मानकर पैसे बनाने की कोशिश की थी। मैंने लेड की टूथपेस्ट ट्यूब्स को पिघला लिया था और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचों से क्वार्टर, डाइम और निकल के आकार में ढालकर पैसे बनाने की कोशिश की थी। तब मेरे गरीब डैडी ने मुझे पैसे बनाने और जालसाजी के फ़र्क को समझाया था। बहरहाल गरीब डैडी मुझे यह कभी नहीं समझा पाए कि पैसा कैसे बनाना है, क्योंकि वे सिर्फ पैसे के लिए काम करना जानते थे। पैसे की असली दुनिया में किसी अमीर लोग पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे बनाकर बहुत अमीर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स पैसे के लिए काम करके नहीं बल्कि पैसे बनाकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। वे एक कंपनी बनाकर और उस कंपनी के शेयर लोगों को बेचकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अपनी कंपनी के शेयर बेचना पैसे बनाने का एक रूप है। सिद्धांततः आप चाहे जो बनाते हो, जब तक आपकी चीज को खरीदारों और विक्रेताओं का बाजार तैयार नहीं करता, या जब अपने चीज को खरीद मैंने अपने जो चीज है उसको बेच और बाजार नहीं तैयार कर सकते, तब तक आप इस संदर्भ में पैसा बना रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरी पुस्तक पैसा बनाने का रूप है। जब तक बुक सेलर्स के माध्यम से उनके लिए बाजार है, तब तक मेरी पुस्तकें मेरे लिए पैसा बना रही है और मुझे पैसे के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डॉक्टर होता और मुझे पैसे पाने के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करना पड़ता तो मैं पैसे के लिए काम कर रहा होता। अगर मैं ऐसा डॉक्टर होता जो नई दवा खोजता और दवाई की दुकानों के माध्यम से दवा बिकवाता तो उस दवा को बिकने से मुझे आमदनी होती
आमदनी होती और लेकिन उस स्थिति में पैसे के लिए काम नहीं कर रहा होता। संक्षेप में ज्यादातर मामलों में पैसे के लिए काम करना धीमा होता है और पैसा बनाने के तरीके खोजना बहुत ज्यादा तेज हो सकता है, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आपकी योजना पैसे के लिए काम करने की है तो फिर पैसा बचाने की कोशिश करें। ऐसे में हो सकता है कि आप अपने मम्मी डैडी को बहुत धीमी और बहुत ही कुल्हाड़ी चला रहे हो। ऐसे और भी शब्द होते हैं जो आपके पैसे बनाने की गति को धीमा या तेज कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों बताया गया धीमे शब्द, तेज शब्द, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। अगर आप एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन शब्द का मतलब पूरी तरह नहीं समझते हो तो चिंता न करें, उन्हें पूरी तरह से समझने में मुझे भी वक्त लगा था। अगर आप उन्हें सचमुच बेहतर समझना चाहते हो तो किसी अकाउंटेंट या प्रोफेशनल रियल एस्टेट निवेशक से समझ लें। ये दोनों शब्द आपकी वित्तीय योजना पर किसी तरह लागू होते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण देखें। एक दिन हाई स्कूल के कुछ बच्चों के बारे में एक टीवी कार्यक्रम आ रहा था जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश करना सीखा था। एक विद्यार्थी से इंटरव्यू लिया गया और उसने कहा, मैंने बहुत पैसा बनाया क्योंकि मैंने XYZ कंपनी के शेयर खरीदे और इन शेयरों का भाव बढ़ गया। दूसरे शब्दों में यह कैपिटल गेंस या शेयर के भाव बढ़ने की उम्मीद में बाजार में खेल रहा था। जब ज़्यादातर लोग कहते हैं हमारा मकान एक अच्छा निवेश है तो वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अपने मकान का मूल्य बढ़ने की उम्मीद होती है। मैं दोस्तों के मुंह से इस तरह की बात सुनता हूं। मैंने इस नई गोल्फ कोर्स कम्युनिटी के लिए लॉट खरीदा। यह एक अच्छा निवेश है और मुझे उम्मीद है कि 5 साल में इस लॉट का मूल्य दोगुना हो जाएगा। उनके लिए इस तरह का कैपिटल गेन अच्छा निवेश है और मुझे उम्मीद है कि 5 साल में उनका पैसा सचमुच दोगुना हो जाएगा। अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करना सिखाया था। निवेश खरीदने के मामले में वे हमेशा कहते थे आपको लाभ बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। दूसरे शब्दों में वे कभी यह उम्मीद नहीं करते थे कि उनके निवेश का मूल्य बढ़ जाएगा। अगर मूल्य बढ़ जाता था तो उनके लिए यह अतिरिक्त बोनस होता था। अमीर डैडी अपने निवेश पर तत्काल लाभ या कैश फ्लो पाने के लिए निवेश करते थे। वे आज उस चीज को और उस चीज के लिए भी निवेश करते थे जिसे वे छदम कैश फ्लो कहते थे या डिप्रिसिएशन कहते थे। एक इमारत के डिप्रिसिएशन का उदाहरण पहले मैंने एक अध्याय में दिया है। उन्हें तत्काल कैश फ्लो और डिप्रिसिएशन पाना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वे पैसे बनाने के लिए मूल्य बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहते थे। वे कहते थे शेयर या जमीन की कीमत बढ़ने का इंतजार करना बहुत धीमा और जोखिम भरा है। सबक यह है कि अगर आप भविष्य में किसी समय पैसे कमाने या बचाने का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी योजना धीमी योजना है क्योंकि आप धीमे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो धीमे विचारों की ओर ले जाते हैं। मैं अपने अमीर डैडी की बात दोहराना चाहूँगा। आपको लाभ बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ जो ज़मीन खरीदते हैं, हर महीने पैसे गंवाते हैं और मुझसे कहते हैं जब ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी तो मेरे पैसे निकल जाएंगे और मैं इसे बेच दूँगा। ऑस्ट्रेलिया में कई लोग जायदाद खरीदते हैं, हर महीने उस पर पैसे गंवाते हैं और इसे अच्छा निवेश मानते हैं क्योंकि पैसे गंवाने के लिए सरकार उन्हें टैक्स में छूट देती है। मेरी राय में यह पराजितों के सोचने का तरीका है। मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ क्यों न ऐसी जायदाद खरीदें जो आपको हर महीने पैसे कमा कर दे और साथ में आप हर महीने टैक्स में छूट भी लें। मुझे आम तौर पर यह प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है, नहीं, मेरे अकाउंटेंट ने मुझसे ऐसे जायदाद खोजने को कहा है जिससे हर महीने मुझे नुकसान हो और टैक्स में छूट मिले। तेज और ज़्यादा फायदेमंद ट्रेन के बजाय धीमी खतरनाक ट्रेन में सवार होने का इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। धीमे शब्द, जोखिम से बचो, एवॉइड रिस्क। तेज शब्द, नियंत्रण हासिल करो, एक्वायर कंट्रोल।
आई कैन कंट्रोल। मेरे गरीब डैडी कहते थे यह बहुत जोखिम भरा है, या सुरक्षित तरीके से खेलो या जोखिम क्यों लेना। वे अपने इन विचारों पर जितना ज्यादा यकीन करते थे, अपने आर्थिक जीवन पर उनका नियंत्रण उतना ही कम होता जाता था। कर्मचारी बनकर सुरक्षित रहने के चक्कर में उन्होंने अपने टैक्स पर नियंत्रण खो दिया, यह कहकर कि निवेश जोखिम भरा है और उन्हें पैसे में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने अपनी वित्तीय शिक्षा पर नियंत्रण खो दिया। अंत में रिटायर होने के बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स दिया और सिर्फ सुरक्षित निवेशों में पैसा लगाया जो कहीं नहीं गए या जिनमें नुकसान हुआ। मेरा एक दूर का रिश्तेदार है जिसने सेना में 25 साल बिताए हैं। वह एक अफसर के रूप में रिटायर हुआ था। आज वह टीवी के सामने बैठकर वित्तीय टेलीविजन कार्यक्रमों में अपने शेयरों के भाव लगातार घटते देखता रहता था। उसका तनाव बढ़ जाता है क्योंकि उसका अपने पोर्टफोलियो के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। एक दिन उसने देखा कि उसने जिस कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीदे थे, उसका प्रेसिडेंट अपने नए प्राइवेट जेट में उड़ान भर रहा था और कंपनी ने यह घोषणा की थी कि वह अपने पूरे स्टॉक को $1 मिलियन का बोनस देगी। हालांकि वह विशाल शेयर होल्डर की जमात में शामिल हो गया, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। रिच डैड गाइड्स टू इन्वेस्टिंग में मैंने अमीर डैडी के बताए निवेशकों के 10 नियंत्रण के बारे में लिखा था। यह नियंत्रण हर उस व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन और अपने भविष्य पर नियंत्रण चाहता है। वर्तमान में मेरी चिंता यह है कि अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों की 90% जनसंख्या अपने वित्तीय भविष्य पर बहुत कम नियंत्रण है। यह आंकड़ा विकासशील देशों के मामले में और भी बदतर है। अमीर डैडी ने मुझसे कहा था कि मैं यह सीखने की योजना बनाऊं कि अपने वित्तीय भविष्य पर अधिक से अधिक नियंत्रण कैसे हासिल किया जाए। उन्होंने कहा था, तीव्र मार्ग फास्ट ट्रैक का खिलाड़ी बनने के लिए तुम्हें यह योजना बनानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण कैसे हासिल किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण कैसे हासिल किया जाए। तीव्र मार्ग पर नियंत्रण पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इन 10 नियंत्रणों के बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक झलक बता देता हूँ। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में कंट्रोल बोलता है कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो हर चीज़ पर अपना नियंत्रण रखते हैं और गरीब व्यक्ति जो होते हैं हर चीज़ का मालिक बनना चाहते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ का मालिक बनना चाहते हैं, इसका मतलब आप गरीब हो रहे हैं और आप हर चीज़ पर अगर आपका कंट्रोल है तो आप अमीर की दिशा में अग्रसर हैं। जोखिम बनाम नियंत्रण पर अंतिम बात। अमीर डैडी ने कहा था, व्यक्ति जितनी ज़्यादा सुरक्षा चाहता है अपने जीवन पर उतना ही ज़्यादा नियंत्रण गंवा देता है। आज मैं दो संसारों को उभरते देख रहा हूँ। एक तो वह संसार है जिसे मैं जिम्मेदार समाज कहता हूँ। यह वह समूह है जो अपने जीवन और उस जीवन के अंतिम परिणाम के लिए जिम्मेदार होने में यकीन करता है। और एक संसार है जिसे मैं शिकार समाज कहता हूँ। यह वह समूह है जो मानता है कि कोई और, जैसे कंपनी या सरकार, उनकी जिंदगी के लिए जिम्मेदार है। हर समूह, परिवार या कंपनी में आम तौर पर दोनों तरह के समाज होते हैं। दोनों दुनिया को अपने अपने संदर्भ या वास्तविकता से, देयर रिस्पेक्टिव रियलिटी और दृष्टिकोण से देखते हैं और दोनों ही खुद को सही मानते हैं। मैंने पाया है कि दोनों के बीच अंतर जोखिम बनाम नियंत्रण के विचारों के बारे में उनके मूल दृष्टिकोण है। पीड़ित लोग जोखिम लेने से बचने के लिए किसी दूसरे को अपने जीवन का नियंत्रण देना चाहते हैं, जब उन्हें महसूस होता है कि उस दूसरे व्यक्ति ने उस नियंत्रण का दुरुपयोग किया जैसे उन्होंने खुद उसे सौंपा था, तो वे नाराज हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे पीड़ित लोग खुद अपनी करनी के शिकार होते हैं। आने वाले सालों में बहुत से लोग वित्तीय रूप से पीड़ित होंगे। ये लोग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को नियंत्रण सौंप देते हैं और उनकी सलाह को आंख मूंद कर मान लेते हैं। कई भावी पीड़ितों ने तो इस मंत्र पर भरोसा कर लिया है,
लंबे समय के लिए निवेश करो, डाइवर्सिफाई करो, खरीद कर पकड़े रहो। बाजार पिछले 40 सालों से हमेशा ऊपर गया है और इसे सुरक्षित खेलो, प्ले सेफ। ये शब्द है जो लोगों को नियंत्रण रखने से किसी चीज़ पे वंचित कर देता है। इन पीड़ितों ने यह सलाह इसलिए मान ली क्योंकि वे इन शब्दों पर यकीन कर लेते हैं और अगर वे अपने सलाहकार समझदारी से चुनने में असफल रहते हैं तो वे वित्तीय दृष्टि से पीड़ित हो सकते हैं। धीमे शब्द, तेज शब्द, म्यूचुअल फंड और रेगुलेशन डी रूल 506। दोस्तों, मैंने बोला कि कौन कौन से शब्द धीमे हैं और कौन कौन से तेज हैं। हर एक पुस्तक को, इस पुस्तक में हर एक शब्द को बताए विस्तार से। तो इस तरीके के आप अपने डे टू डे जीवन में जिस तरीके के शब्द बोलते हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये क्यों कर सकता हूँ, क्या ये मुझे करना चाहिए और कितने समय में करना चाहिए, इस तरीके के विचार अगर अपने मस्तिष्क में रखते हैं और पॉजिटिव थिंक आप हमेशा सोचते हैं तो आपकी रियलिटी को बनने में देर नहीं लगे। यही आपकी वास्तविकता बनकर आपके कर्म के माध्यम से पूरित होगा और आपको अपने सेक्टर का लीडर बनाकर छोड़ेगा। तो इसी तरीके के मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए और मोटिवेटेड रहने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है ज्ञान गुरुजी और इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं, ज़रूर कीजिए और अपना अटेंडेंस भी प्रस्तुत कीजिए, इस पर हाजिरी बनाइए। कैसे? लाइक बटन को दबा के। तो चलिए देखते हैं आगे। आज लाखों लोग अपनी वित्तीय भविष्य और वित्तीय सुरक्षा को शेयरों और म्यूचुअल फंडों में दांव पर लगा रहे हैं। हालांकि मेरी रिटायरमेंट योजना में भी कुछ म्यूचुअल फंड शामिल है, लेकिन मैं इनके जरिए जल्दी अमीर बनने की आस नहीं लगाता हूं। नहीं, मैं यह उम्मीद करता हूं कि जब मेरे काम के दिन पूरे हो जाएंगे तो ये फंड मेरी देखभाल करेंगे। व्यक्तिगत रूप से शेयर बाजार पर मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं है। इसके अलावा मुझे म्यूचुअल फंड बहुत धीमे लगते हैं और इनमें निवेश करने के लिए मुझे अपने खुद के पैसे का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा मैंने इस पुस्तक में पहले कहा था, अमीर बनने के लिए मैं अपने खुद के पैसे के बजाय उधार के पैसे का इस्तेमाल करना चाहूँगा और बैंक मुझे म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए पैसे उधार नहीं देगा और आपको भी नहीं देगा। बैंक पैसा देता है रियल एस्टेट खरीदने के लिए, बैंक पैसा देता है बिजनेस करने के लिए, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए बैंक पैसा नहीं देगा आपको। ये लिख लीजिए। म्यूचुअल फंड्स को धीमा मानने का दूसरा कारण यह है कि पेपर एसेट्स में सबसे ज़्यादा लाभ कंपनी बनाते समय और इसके सार्वजनिक होने से पहले होता है। जब अमीर निवेशक किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो वे अक्सर ASEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रेगुलेशन डी रूल 506 तथा ऐसे ही अन्य नियमों की शर्तों के अनुरूप निवेश करते हैं। दूसरे शब्दों में, अमीर लोग किसी कंपनी के शेयर में तब निवेश करते हैं जब कंपनी निजी रहती है। आम लोग कंपनी के शेयरों में तब निवेश करते हैं जब वह सार्वजनिक हो जाते हैं। अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर सार्वजनिक होने से पहले इंटेल में $25,000 का निवेश कर दिया होता तो आपका निवेश $40 मिलियन से ज़्यादा का होता है, जो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। सबक यह है कि अमीर लोग तब पैसे कमा चुके होते हैं जब तक जनता को यह पता चलता है कि ऐसी किसी कंपनी का अस्तित्व भी है। इसका मतलब है कि अमीर लोग अक्सर बहुत कम जोखिम के साथ निवेश करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ की संभावना होती है। जब तक म्यूचुअल फंड उस कंपनी के शेयर खरीदता है तब तक अमीर लोग लाभ लेकर बाहर निकल चुके होते हैं। फिर सामान्य जनता उस म्यूचुअल फंड को खरीदती है जिसके पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदे हैं। यह वही कंपनी है जिसमें अमीर लोगों ने तब निवेश किया था जब यह निजी थी। दूसरे शब्दों में, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करने के बजाय अमीर लोग प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निवेश करते हैं, जिसे 506 RED कहते हैं। म्यूचुअल फंड और IPO या 506 IED के बीच अमीर बनने की गति का संभावित अंतर आश्चर्यजनक है।
जैसा अमीर डैडी कहते थे, क्या कहते थे? म्यूचुअल फंड चेन के अंत में निवेश करने जैसा है। इसका यह मतलब नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स अच्छे निवेश नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत बढ़िया निवेश है। वे बेहतर निवेश हैं बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं, बशर्ते आप जानते हो कि जोखिम क्या है और आप शेयरों तथा म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने में पूरे खेल की बड़ी तस्वीर को जानते हैं, सार्वजनिक और निजी, पब्लिक एंड प्राइवेट। आप में से कुछ कह रहे होंगे आईपीओ बुल मार्केट में तो अच्छे होते हैं, लेकिन बियर मार्केट में नहीं। इस बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन बाजार की हालत चाहे जैसी हो, अमीर लोगों को हमेशा निजी निवेश का मौका मिलता है जो सामान्यतः आम जनता के लिए नहीं मिलता है। इसलिए अमीरों के निवेश के शब्द भंडार और विशिष्ट शब्दावली को जानने में फटाफट ज़्यादा अमीर बनने की आपकी संभावना बेहतर हो जाती है। निकट भविष्य में अमीर लोग ज़्यादा अमीर बन जाएंगे क्योंकि वे प्री आईपीओ ऑफरिंग में शामिल होंगे। वे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स या .कॉम्स में निवेश नहीं करेंगे। इसके बजाय वे नई बायोटेक कंपनियों में, जेनेटिक्स में, इंजीनियरिंग कंपनियों और नई ऐसी कंपनियों में निवेश करेंगे जिनके नाम के बाद सिस्टम या नेटवर्क शब्द लगा हो। वे भविष्य की धमाकेदार कंपनियों में निवेश करेंगे जिनके नाम हमने अभी तक नहीं सुने हैं। वे उन कंपनियों और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश करेंगे जिनके बारे में आम आदमी तभी सुनेगा जब अमीर लोग लाभ ले चुके होंगे। वे म्यूचुअल फंड्स के बजाय प्राइवेट प्लेसमेंट, लिमिटेड पार्टनरशिप या ऐसे ही किसी अन्य निवेश साधन द्वारा निवेश करेंगे। धीमे शब्द। तो दोस्तों एक बार और आया, धीमे शब्द फुटकर भुगतान करो। ये जितने सारे धीमे शब्द हैं उसको आप अपनी ज़िंदगी से जितने जल्दी हो सके बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने कभी नहीं देंगे। और ज्ञान गुरुजी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करके इसको अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि पुस्तक आपको कैसा लगता है। और तेज शब्द का आदत डालिए अपनी ज़िंदगी में, अपने विचार में। थोक में खरीदो, कभी मत बोलिए फुटकर में खरीदना है। डोंट से इवन सिंगल टाइम बाय पर्च इन रिटेल, से पर्च इन होलसेल। हमसे ज़्यादातर लोग जानते हैं कि थोक और फुटकर सामान की कीमतें अलग अलग होती है। यही निवेश में भी सही है। अमीर लोग ज़्यादा अमीर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वे फुटकर कीमत के बजाय थोक की कीमत चुकाते हैं। जब आप कैश फ्लो बोर्ड गेम खेलते हैं या देखते हैं तो आपको उसमें रैट रेस यानी चूहा दौड़ और तीव्र मार्ग नजर आएंगे। चूहा दौड़ वह जगह है जहां निवेशक फुटकर खरीदते हैं और तीव्र मार्ग वह जगह है जहां निवेशक थोक में खरीदते हैं। और अमीर ज़्यादा अमीर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वे उन व्यक्तियों के दोस्तों या परिवार के सदस्य होते हैं जिनकी पहुंच थोक कीमत वाले निवेशों तक होती है। धीमे शब्द और तेज शब्द। शेयर खरीदो, पर्च शेयर, शेयर बेचो। तेज शब्द क्या है? शेयर बेचो। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीद कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बने हैं। वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी इसलिए बने क्योंकि वे बेचने वाले शेयर होल्डर हैं, जैसा फुटकर या थोक में खरीदने के मामले में बताया गया है। अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे अक्सर किसी शेयर को बेचने वाले शेयर होल्डर्स होते हैं। बेचने वाला शेयर होल्डर्स बनने के लिए आपको आमतौर पर कंपनी के संस्थापक होना पड़ता है या फिर संस्थापक का दोस्त या उसके परिवार का सदस्य। धीमे शब्द, स्कूल जाओ। स्लो वर्ड्स, गो टू स्कूल। फास्ट वर्ड्स यानी तेज शब्द, सेमिनार में जाओ, अटेंड सेमिनार। डोंट गो टू स्कूल, गो टू सेमिनार इफ यू वांट टू बी एफ्लुएंट, इफ यू वांट टू बी अल्ट्रा रिच। मेरे गरीब डैडी बार बार कॉलेज जाते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, नॉर्थ वेस्टर्न और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की।
सभी बहुत बढ़िया और प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान हैं। मेरे असली डैडी रोमांचित और उत्साहित होकर लौटते थे तथा प्रमोशन की उम्मीद करते थे, क्योंकि उन्होंने दोबारा कॉलेज जाने में अपने समय का निवेश किया था। मेरे अमीर डैडी सेमिनारों में जाते थे। कहाँ जाते थे? सेमिनारों में जाते थे। कौन डैडी? अमीर डैडी। वे कहते थे आप कॉलेज तब जाते हैं जब आप बेहतर कर्मचारी या डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट जैसे बेहतर प्रोफेशनल्स बनाना चाहते हो। अगर आपको डिग्री, प्रमोशन या नौकरी की सुरक्षा की परवाह नहीं है तो आपको सेमिनारों में जानना चाहिए। Where you should go to attend seminar. सेमिनार उन लोगों के लिए होते हैं जो नौकरी में प्रमोशन या नौकरी में बढ़ी हुई सुरक्षा से ज़्यादा अच्छे वित्तीय परिणाम देते हैं। ये कॉलेज में पढ़ाने के बजाय सेमिनार में सिखाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सेमिनारों के बजाय कॉलेजों में अलग तरह के विद्यार्थी आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए मेरी पत्नी कीम और मेरे बच्चे और मेरे बीच एक समझौता हुआ। क्या समझौता होता है? कि हम हर साल कम से कम 2 सेमिनारों में एक साथ जाएंगे। हम एक साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बुरे सेमिनार भी हमारे विवाह, दोस्ती और बिजनेस पार्टनरशिप को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। साथ साथ सीखी गई जानकारी या शिक्षा में लोग को ज़्यादा करीबी सूत्र में बांधने की शक्ति होती है, और अगर वे एक साथ नहीं सीखते तो उनके बीच दरार डालने की भी। वर्षों तक हमने बहुत से निवेश सेमिनारों में हिस्सा लिया है। हम मार्केटिंग, सेल्स, सिस्टम डेवलपमेंट, कर्मचारी प्रबंधन और जाहिर है इन्वेस्टमेंट के सेमिनारों में गए हैं। हम एक सेमिनार में जाने की तैयारी कर रहे हैं जो इस विषय पर कि हम कम आमदनी वाले मकानों में निवेश करने के लिए सरकार से कैसे उधार लें। सेमिनारों की फीस सिर्फ $85 है जो सरकार ने तय की है, और हम जो सीखेंगे उससे हम मिलियनों डॉलर बनाने की उम्मीद करते हैं। प्रमोशन के बजाय परिणामों के लिए सेमिनारों में जाने वाले व्यक्तियों से मेरा यही आशा है। मैं ऐसे लेखकों से मिलता हूँ जिन्होंने लेखकों के रूप में स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी पुस्तकें मेरी पुस्तकें जितनी नहीं बिकती। जब मैं उन्हें सुझाव देता हूँ कि वे डायरेक्ट मार्केटिंग कोर्स या सेल्स ट्रेनिंग कोर्स या कॉपी राइटिंग क्लास में हिस्सा लें तो कई तो बहुत नाराज हो जाते हैं। जैसा मैंने रिच डैड पुअर डैड में कहा है, मैं बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं हूँ, मैं तो बेस्ट सेलिंग लेखक हूँ। आई एम नॉट बेस्ट राइटिंग, आई एम बेस्ट सेलर। कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त से मिला जिसने अपनी बेटी को बहुत अच्छे स्कूल में भेजा था। उसे इस बात पर गर्व था कि उसने अपनी बेटी की शिक्षा के लिए 4 साल में $85,000 से ज़्यादा खर्च किए। बेटी को $55,000 वार्षिक वेतन वाली नौकरी मिल गई और उसका पिता रोमांचित है। उसने मुझे पूछा कि मेरे सेमिनारों की फीस क्या है। मैंने उससे बताया कि 3 दिनों के लिए $5,000 फीस। इतना फीस सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह बोला, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। I won't bear the expenditure of that seminar। इतने कम समय के लिए यह बहुत ज़्यादा फीस है। तब उसने पूछा कि मैं 3 दिनों में क्या सिखाता हूँ, तो मैंने जवाब दिया, पहले दिन हम यह बताते हैं कि बिल गेट्स जैसा बिजनेस कैसे बनाया जाता है और IPO लाकर इसे सार्वजनिक कैसे किया जाता है। पहले दिन यह हम सिखाते हैं कि अगर आप खुद बिल गेट्स जैसा न बनना चाहें और सिर्फ थोक में शेयर खरीदना चाहें तो IPO के स्तर पर दोस्त और परिवार के सदस्य कैसे बना जाए। फिर मैंने कहा दूसरे और तीसरे दिन हम बताते हैं कि रियल एस्टेट निवेश कैसे किया जाए और रियल एस्टेट निवेश कैसे खोजे जाते हैं, उनका फटाफट विश्लेषण कैसे किया जाता है और उनकी फाइनेंसिंग कैसे की जाती है। दूसरे शब्दों में हम आपको उसी तरह सोचना, सौदे करना और सौदों का विश्लेषण करना सिखाते हैं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग रियल एस्टेट में करते हैं। तीसरे दिन हम लोगों को सिखाते हैं कि वे ऑप्शंस ट्रेडिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जिस तरह जॉर्ज सोरोस जैसे हेज फंड मैनेजर करते हैं, जो म्यूचुअल फंडों के निवेश का तरीका नहीं है।
इसके अलावा हम यह भी बताते हैं कि कारपोरेशनों का प्रयोग करके टैक्स कम कैसे किया जा सकता है और अपनी संपत्ति की रक्षा कैसे की जा सकती है। इस सेमिनार में आप तीव्र मार्ग के निवेशकों से मिलेंगे जो आपको बताएगी कि दुनिया में सबसे अच्छे लीवरेज वाले निवेश को कैसे खोजे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने ही जैसे दूसरे लोगों से मिलेंगे जो आप जैसा ही सोचते होंगे। दूसरे शब्दों में आप शायद नए दोस्त बना लेंगे जो आपकी ही गति से चल रहे होंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक, और ये इस पुस्तक का पार्ट 14 है। अगले पुस्तक में मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा इस पुस्तक के अगले पार्ट 15 को लेकर। यह है 14। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्यों देरी कर रहे हैं, ऐसे फटाफट उंगली दबाइए रेड बटन पे और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फैमिली को सुनाइए, क्योंकि ये वीडियो जो है प्रोवाइड दे देता है कि आपको वैल्यू किस तरीके से आपको आपके जो एजुकेशन है, आपके जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, पारंपरिक एजुकेशन से निकालकर आपको एक टैलेंटेड एजुकेशन जिसको हर घर में और हर फैमिली में इसकी ज़रूरत है। ये आपको 3 चीज़ बताता है। ये पुस्तक आपको बताता है बजट कैसे बनाएं, फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे प्राप्त करें, पैसे के मामले में स्वतंत्र कैसे हों। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए आप इस पुस्तक को जब तक समझ में नहीं आया तब तक सुनिए, इसको पढ़िए, वीडियो विश्लेषण देखिए मेरा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।